Some of the most momentous developments in Indian epigraphy took place in 1830s. This was when James Prinsep, an officer in the Mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshti, two scripts used in the earliest inscriptions and coins. मतलब ये कि 1830 का जो दशक है, 1830s का जो टाइम पीरियड है, ये वो ड्यूरेशन था, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें इंडियन एपिग्राफी में बड़े जबरदस्त किस्म के डेवलपमेंट्स आए, बहुत मोमेंटस किस्म की जो है प्रोग्रेस हुई है। पहला सवाल तो ये कि एपिग्राफी क्या होती है या फिर इंडियन एपिग्राफी क्या होती है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, पुराने टाइम पीरियड पे जो भाषाएं बोली जाती थी या फिर उनको जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, आज की तारीख में अगर वो भाषाएं विलुप्त नहीं हुई हैं तो कम से कम उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा हो गया है, या फिर उसमें काफी सारे जो है चेंजेस आ गए। प्लस जिन स्क्रिप्ट में आज से 2-2.5 हजार साल पहले किसी लैंग्वेज को लिखा जाता था, आज वो स्क्रिप्ट भी मोर और लेस लोग भूल चुके हैं। नई किस्म की स्क्रिप्ट जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है, नई किस्म की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है आज की तारीख में हो रहा है। जैसे संस्कृत की बात कर लेते हैं, तो संस्कृत आज से 2000 साल पहले जिस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, उस स्क्रिप्ट में आज की तारीख में नहीं लिखी जाती, आज की तारीख में देवनागरी में लिखी जाती है। उसी तरीके से अब जैसे यहाँ पर ये जो भाषा आपके सामने लिखी हुई है, ये इंग्लिश लिखी भाषा लिखी हुई है, और ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ये रोमन में लिखी हुई है। इसी के शब्दों को अगर मैं चाहूं तो देवनागरी का इस्तेमाल कर कर भी लिख सकता हूं, तब भी भाषा तो कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश भाषा ही रहेगी, बट उसको लिखा किस लिपि में जाएगा या उसको किस स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, वो हो जाएगी आपकी देवनागरी। यही चीज आप किसी दूसरी स्क्रिप्ट के साथ में कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है, लैंग्वेज एक चीज होती है और उसको लिखने के लिए आप जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हो वो एक दूसरी चीज होती है। यहाँ पर अगर ये जो आपकी सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हैं और रोमन लिपि में लिखी हैं। इन्हीं शब्दों को अगर आप चाहो तो आप देवनागरी का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हो। लिखा लिखा तब भी उसको ये जो या जो भाषा लिखी जाएगी कहलाएगी वो तब भी अंग्रेजी ही, मगर उसको लिखने के लिए जो लिपि या जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल आपने किया होगा वो हो जाएगी आपकी देवनागरी। जैसे इसमें पहला शब्द है सम, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो इस तरह से सम लिख सकते हैं। तो या पॉइंट ये है कहने का, अब जिस आदमी को ये स्क्रिप्ट आती है, इंग्लिश आती है नहीं आती है वो एक अलग बात है, जिस आदमी को ये स्क्रिप्ट आती है वो कम से कम पढ़ लेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब इसी सम को अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया देवनागरी में, जिसको ये अक्षर पढ़ना ही नहीं आते वो इस चीज को नहीं पढ़ पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो वो इन अक्षरों को नहीं समझ पाएगा। तो पॉइंट ये है, भाषा का ज्ञान एक अलग चीज होती है, अक्षर का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, स्क्रिप्ट का ज्ञान एक अलग चीज होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जा रहा है। एपिग्राफी करती यह है, जो पुरानी भाषाएं हैं, पुराने एंशिएंट टाइम पीरियड की लैंग्वेजेस हैं, उनको जिन स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है उन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने का काम करती हैं। उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ना या उन स्क्रिप्ट्स में जो बातें लिखी गई हैं उनको समझने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको बोला जाता है एपिग्राफी। अब अगर आप पुरानी हिंदुस्तान की भाषाओं की बात कर लें, तो एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस को जिन स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था, अगर आप किसी तरीके से उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ लो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अक्षर, क्या शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों को आज की तारीख में जो नई लैंग्वेजेस हैं उसके साथ में के शब्दों के साथ में कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आज जितनी भी भाषाएं हम भारत में बोल रहे हैं वो पुरानी लैंग्वेजेस से इवॉल्व होकर आई हैं और बाहर की लैंग्वेजेस से कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, बट मोटा मोटी तौर पर जो पुरानी भाषाएं थी उन्हीं से इवोल्यूशन होते होते आज की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस निकली हैं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, मराठी हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा हो। तो पॉइंट यह है कि इस तरीके से अगर हम पुरानी भाषाओं को जिन स्क्रिप्ट में लिखा गया है उस स्क्रिप्ट को समझ लें, उसको पढ़ लें, उसको डिसाइफर कर लें अगर किसी तरीके से, तो उससे हमको उस भाषा के शब्द समझ में आएंगे, और उन शब्दों को समझ के फिर अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है उस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। जो चीज लिखी हुई है उसको अगर हम लोग समझ गए तो फिर उससे हमको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि क्या सेंस इस पर्टिकुलर बात में बनता है, इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है। जब उसको समझ पाएंगे तो फिर उस मैसेज की मदद से उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरह से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये जो सारी की सारी चीज है जिसको मैं आप पुरानी जो एंशिएंट स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, उसमें जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हो, इसको बोला जाता है एपिग्राफी। और इसमें अगर आप भारतीय भाषाओं की बात करोगे तो फिर ये चीज इंडियन एपिग्राफी कहलाएगी। 1830 के पहले ये हो रहा था कि 1830 के पहले जो भी पुराने शिलालेख आपको मिल रहे थे या जो पुराने सिक्के आपको मिल रहे थे, 1000 साल पुराने, 1200 साल पुराने, 1500 साल पुराने, जो भी टाइम पीरियड के सिक्के हुआ करते थे, जो भी शिलालेख हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो ऐसी स्क्रिप्ट में या फिर एक ऐसी लिपि में लिखा हुआ था जो उस टाइम पीरियड तक किसी को पढ़ते नहीं बन रही थी। क्योंकि पढ़ते ही नहीं बन रही है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये उसी तरह से है कि जैसे चाइनीज भाषा की बात की जाए, अब चाइनीज में अगर आप अपना नाम भी लिखकर सामने रख दोगे तो क्योंकि आपको चाइनीज भाषा पढ़नी नहीं आती है तो आपका नाम लिखा है या आपको गाली बकी है किसी ने, आपको समझ में आएगा नहीं कि क्या लिखा हुआ है। यही बात जापानी लिपि के, जापानी भाषा के साथ में है, उस लिपि में आपका नाम लिखा हुआ है या आपके बारे में कुछ अच्छी बात लिखी है, बुरी बात लिखी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको वो लिपि पढ़ना ही नहीं आती है। वही कहानी यहाँ पर हो गई थी कि भारत की जितने भी पुराने शिलालेख मिल रहे थे और जितने भी पुराने सिक्के मिल रहे थे प्रोमिनेंटली या फिर इनको
इनको आप समझ ही नहीं पा रहे थे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बात कही गई है, वो आपको उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, क्योंकि जिस लिपि में लिखा गया था वो आप पढ़ नहीं पा रहे थे। 1830 में मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती है। होता यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का के मिंट का एक ऑफिसर था। मिंट का मतलब होता है जहां पर सिक्के छपते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट का एक ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने उन दो पुरातन लिपियों को डिसाइफर करने में, समझ लेने में, पढ़ लेने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसमें एंशियंट इंडिया के पुराने कॉइन्स या फिर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे। एक लिपि का नाम था ब्राह्मी और एक लिपि का नाम था खारोष्टी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लिपि है, ये भाषा नहीं है। जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है। हिंदी को लिखने के लिए व्हाट्सएप पे आप लोग भी चैटिंग करते होगे, तो हिंदी के शब्द आप इंग्लिश की जो इंग्लिश तो नहीं, रोमन के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें भी आप टाइप करते होगे। तो पॉइंट ये है, भाषा को कई सारी लिपियों में, कई सारी स्क्रिप्ट्स में लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश को भी आप कई सारे स्क्रिप्ट्स में लिख सकते हो, हिंदी को भी आप कई सारे स्क्रिप्ट्स में लिख सकते हो, दूसरी भाषाओं के लिए भी ये बात लागू होती है। यहाँ पर ये जो ब्राह्मी और खारोष्टी है, ये कोई भाषा नहीं है, ये भाषा लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिपि है। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, ये जो ब्राह्मी लिपि थी और ये जो खारोष्टी लिपि थी, इनको पढ़ लेने में कामयाबी हासिल कर ली, इनको डिसाइफर करने में कामयाबी हासिल कर ली। अब जब एक बार आपको ब्राह्मी भाषा, ये ब्राह्मी लिपि या फिर खारोष्टी लिपि पढ़ना आ गई, तो ब्राह्मी लिपि में जो भी फिर लिखा हुआ है या खारोष्टी लिपि में जो भी लिखा हुआ है, आपको वो समझ में आ गया। वो समझ में आ गया तो फिर आपने उसका कुछ ना कुछ सेंस बनाया। एक बार जब आपको उसका सेंस समझ में आने लगा, तो इससे हुआ ये कि जो पुरातन इतिहास है, भारत का जो पुराना इतिहास है, जिसमें भर भर कर आपको शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स मिल रहे हैं, वो पढ़ने में आपको कामयाबी मिल गई। और एक बार जब ये समझ में आ गया, तो फिर ये समझ में आया कि इंडिया का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, और इंडिया ये जो इतिहास है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, कौन से राजा के टाइम पीरियड की बात हो रही है, किस कालखंड का ये शिलालेख है, वगैरह वगैरह। और इन सारी चीजों को समझ चुकने के कारण भारत का जो इतिहास है आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगा, और यहां से इंडियन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर खुल गया। क्योंकि भारत का पुरातन इतिहास जो है, जो अभी तक प्राचीन इतिहास जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, कहां से शुरू हो रहा है, कौन राजा था, कब रूल करता था, इन सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो गए जैसे ही 1830 के टाइम पीरियड में जेम्स प्रिंसेप ने यह क्रांतिकारी काम किया था कि ब्राह्मी और खारोष्टी को डिसाइफर कर लिया। उसने समझ लिया कि इन लिपियों को, इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है। एक बार मैं आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी लिपि है, जिसमें एंशियंट कुछ आपके इंस्क्रिप्शंस हैं, उनकी फोटोग्राफ्स मैंने लगाई हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब यहां पर थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको ताकि अच्छे से दिखे। ये ब्राह्मी की स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी लिपि में भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ना आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ सकता हूं। इसकी वजह यह है कि अपने को अक्षर समझ में ही नहीं आ रहे हैं, इन अक्षरों का क्या मतलब बनता है। जैसे यहां पर ये एक अक्षर लिखा हुआ है, यहां पर ये उल्टा के, आज की तारीख में रोमन के जो या फिर इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स मुझे आते हैं, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि उल्टा के दिख रहा है, या फिर ये हिंदी में प्रा की तरह दिख रहा है, या फिर यहां पर जो है ये आपको एक ओ की तरह दिख रहा है जिसके अंदर एक डॉट लगा हुआ है, यहां पर ये एक प्लस का साइन बना हुआ है, यहां पर ये कि उल्टा वाई बना है जिसमें आपने डंडा जोड़ दिया। अब आपके लिए इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, आप ना आप इसे पढ़ सकते हो ना मैं इसे पढ़ सकता हूं, क्योंकि हमको ये स्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रही। जेम्स प्रिंसेप ने ये, अब क्योंकि ये स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही, तो उसमें लिखा क्या है वो आप समझ ही नहीं सकते। अब लिखा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये आपके लिए वो जो कहावत है कि काला अक्षर भैंस बराबर, बस वही वाली बात है। यहाँ पर आप भैंस हो गए और ये आपके लिए काला अक्षर हो गया, किसी काम का नहीं। अब क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही बात एक और, ये दूसरा वाला भी देख लीजिए इसी तरह से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। इसमें अब क्या लिखा हुआ है आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अपने कोई अक्षर समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी भाषा लिखी है, किस भाषा में किसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझा जा सकता। जेम्स प्रिंसेप ने बस यही क्रांतिकारी काम किया कि ये जो ब्राह्मी लिपि है, इसको पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। एक बार जब ये ब्राह्मी लिपि पढ़ना आ गई, तो फिर इसमें क्या लिखा हुआ है उसको वो समझ में आ गया। यही चीज इस दूसरी लिपि के साथ में की गई है, जिसका नाम है खारोष्टी। ये खारोष्टी भाषा है, एक सॉरी खारोष्टी स्क्रिप्ट है। ये खारोष्टी स्क्रिप्ट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब ये सिक्का है, इसके ऊपर एक खारोष्टी स्क्रिप्ट में यहां से लेके यहां तक कुछ लिखा हुआ है, या फिर यहां से लेके यहां तक कुछ लिखा हुआ है, जहां से भी शुरू किया होगा। अब अपने को पल्ले पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपने को आती नहीं है, क्योंकि ये लिपि पढ़ना नहीं आती, इसलिए सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसका सिक्का है, कौन सा राजा था, किसने जारी किया, अपने को कुछ पता नहीं चल सकता। एक और फोटोग्राफ देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब ये अपने लिए वही काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। खारोष्टी लिपि है, मगर इस पे क्या लिखा हुआ है, इस ताड़पत्र पे कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अपने को ये लिपि पढ़ना नहीं आती। क्योंकि ये पढ़ना नहीं आती, तो इसमें अब कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कितनी गैर इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कितनी क्रांतिकारी फिलोसफी झाड़ी है, इसमें अपने कुछ पता ही नहीं चलने वाला है। क्यों, अब ये हमारे लिए फिर काला अक्षर भैंस बराबर की बात है। जेम्स प्रिंसेप की जो क्रांतिकारी खोज थी, या जो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था खारोष्टी, वो अब यहाँ पे हमारे काम आ गई। जब एक बार जेम्स प्रिंसेप ने खारोष्टी को डिसाइफर कर लिया, तो फिर वो इसको पढ़ सकने में कामयाब हो गया। उसने दूसरों को सिखाया, दूसरे लोगों को फिर समझ में आने लगी, उन्होंने और फर्दर स्टडी करी, यहां से फिर इसमें जो भी लिखा था वो समझ में आया होगा, और इसके चलते इंडियन हिस्ट्री ज्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आने लगी। तो जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि 1830 के वक्त में ये काम किया था कि ब्राह्मी और खारोष्टी को जो है पढ़ना सीख लिया, ब्राह्मी और खारोष्टी को डिसाइफर कर लिया, उसका फायदा ये हुआ कि बाकी लोगों को सिखाया, बाकी लोगों ने फिर भर भर कर जो शिलालेख ब्राह्मी या खारोष्टी में लिखे हुए थे, या फिर जो अलग अलग कॉइन्स के ऊपर ब्राह्मी या खारोष्टी में बातें लिखी हुई थी, उनको पढ़ना और उनको डिसाइफर करना शुरू किया। एक बार जब वो डिसाइफर होने लगा और उसका फिर मतलब समझ में आने लगा, वहां से भारतीय इतिहास के गेट खुल गए, और
आपको फिर जो है अभी तक जो इंडियन हिस्ट्री जो एक पहेली बनी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब उसके जवाब आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है आपको जवाब मिलना शुरू हुए। और यहाँ से भारतीय इतिहास का एक बहुत खूबसूरत और एक जबरदस्त एस्पेक्ट जो है, एक रोमांचक किस्म का एस्पेक्ट जो है वो शुरू होता है। खैर, ये स्क्रिप्ट्स के डिसाइफरमेंट के बाद में जब इन्होंने सबसे शुरुआती शिलालेखों को पढ़ा, तब प्रिंसेप को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि ज्यादातर शिलालेखों में एक राजा का जिक्र आ रहा है। बार बार ज्यादातर शिलालेखों में एक राजा का जिक्र आ रहा है और उस आदमी को या फिर उस राजा को नाम दिया गया है पियादस्ती। ठीक है, इस बार बार शिलालेखों में एक राजा का जिक्र आता है और उस राजा को नाम दिया गया है पियादस्ती। पियादस्ती का मतलब है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा राजा जिसको देखना आपके लिए शुभकारी है, जिसको देखकर आपको अच्छा लगता है, आपको बढ़िया फीलिंग आती है। प्लीजेंट टू बिहोल्ड का मतलब ये जो पियादस्ती शब्द है इसका मतलब है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। और पियादस्ती वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एक राजा के लिए। राजा कौन है अभी तक अपने को फिलहाल पता नहीं, मगर ये जो भी राजा है इसको पियादस्ती बोल के ये बोला जा रहा है कि बड़े प्यारे राजा हैं, देखकर इनको अच्छा लगता है, इनको देखना आपके लिए शुभ है। इसके बाद उसने और फर्दर कुछ इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू किया, और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते पढ़ते उसको कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिले जिसमें उस राजा को पियादस्ती भी बोला जा रहा है और उस राजा को उसके नाम से भी बुलाया जा रहा है, और उसको नाम दिया जा रहा है अशोका। अशोका, ठीक है जी, मैं अशोका नहीं बोल रहा हूं, अशोका बोल रहा हूं। अशोका क्यों बोल रहा हूं वो थोड़ी आपको आगे बताऊंगा। तो बार बार इंस्क्रिप्शंस में पढ़ते पढ़ते उसको पियादस्ती 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 बार बार मिल रहा था। एक इंस्क्रिप्शन ऐसा मिला जिसमें उस राजा को पियादस्ती के नाम से तो डिनोट किया गया, मगर साथ ही साथ उसको अशोका के नाम से भी जो है डिनोट किया गया। फिर उसने कुछ और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, उसमें भी फिर यही कहानी आई कि एक राजा है जिसको या तो पियादस्ती के नाम से डिनोट किया जा रहा है या फिर अशोका के नाम से डिनोट किया जा रहा है। अब इसने फिर पता करना शुरू किया कि भैया अशोक नाम का कोई राजा कहीं पर कुछ अपने पास इनकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। तो यहां से इनको पता चलता है कि भैया बौद्धों के जो टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, उसमें सम्राट अशोक का जिक्र आता है, राजा अशोक का जिक्र आता है। या यूं बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो सबसे फेमस राजा है जिसका भर भर कर जिक्र किया गया है उसका नाम है सम्राट अशोक या फिर राजा अशोक। यहां से इनके दिमाग की घंटी जल गई या फिर यहां से इनके दिमाग की बत्ती जल गई कि सम्राट अशोक को पियादस्ती के नाम से जाना जाता था, पियादस्ती जो है वो सम्राट अशोक है। या फिर यूं बोल सकते हैं कि पियादस्ती कोई अलग से राजा नहीं था, पियादस्ती बस एक टाइटल था। जनरली राजा का नाम नहीं लिया जाता था, राजा के नाम की जगह राजा को कुछ टाइटल्स दिए जाते थे और उस टाइटल के साथ में फिर उसको बुलाया जाता था। तो जहां जहां पे फिर पियादस्ती का जिक्र आ रहा है वो बेसिकली सम्राट अशोक की बात हो रही है। ये बात फिर उसने दूसरे आपके जो एपिग्राफिस्ट थे उनको बताई, और यहां से सम्राट अशोक की जो गौरवशाली इतिहास है, उनकी जो खूबसूरत कहानी है, वो अपने को पता चली। उसमें क्या क्या फिर अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसके बारे में जानकारी मिली, और बाकी सारी चीजें भी जो आपको पता चलती चली गई। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सम्राट अशोक के बारे में जो बातें लिखी गई थी उनको कोराबरेट किया गया। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस में बातें लिखी गई हैं, इंस्क्रिप्शंस में जो बातें लिखी गई थी इससे समझ में आया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी गई बातों से इतर कि सम्राट अशोक किस किस्म के राजा हुआ करते थे। और यहां से मौर्यों का जो टाइम पीरियड था उसके सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रूलर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर एंड एंशिएंट इंडिया के सबसे पावरफुल सम्राट के बारे में यहां से अंग्रेजों को पता चलता है, और भारत का इतिहास एक नई करवट लेता है, एक नया आयाम जो है उसमें जुड़ना यहां से शुरू होता है। और देखिए सम्राट अशोक के शिलालेख वगैरह, ये कुछ शिलालेख थे जिनको जेम्स प्रिंसेप ने स्टडी किया था, और इनमें बार बार पियादस्ती का नाम आ रहा था। ये एक और शिलालेख है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए, इसमें भी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, इसमें खारोष्टी में लिखा हुआ है। तो यहां से फिर आपको जो है इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो एंशिएंट इंडिया की थी उसका एक नया डायरेक्शन मिला। एक राजा का जिक्र आता है, क्योंकि यहां से देखिए दिमाग ऐसे खुलना शुरू होता है कि एक आदमी जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक आपको शिलालेख मिलते चले जा रहे हैं, उसमें उसको पियादस्ती के नाम से बुलाया जा रहा है, कहीं पर उसको अशोक बोल दिया, कहीं पे पियादस्ती और अशोक बोल दिया। राजा या तो इंपॉर्टेंट होगा या फिर उसने कुछ बड़े कांड किए होंगे, तभी उसका बार बार जिक्र आ रहा है। नहीं तो एक आदमी के लेके कुछ हजार साल पहले लोगों ने भर भर कर शिलालेख क्यों लिखे होंगे? पत्थर के ऊपर शब्द उकेरना कोई छोटा मोटा बच्चों का खेल तो है नहीं। उस टाइम पीरियड पे अगर कोई आदमी बैठकर पत्थर के ऊपर शब्द उकेर रहा है, पूरे पूरे शिलालेख लिख रहा है, एक व्यक्ति की शान में कसीदे पढ़ रहा है, तो उसमें कुछ तो दम रहा होगा। ये बात इन लोगों को यहां से समझ में आना शुरू हुई। तो यहां से भारत की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसने एक नया टर्न लिया, और चाहे यूरोपियन स्कॉलर्स हो चाहे इंडियन स्कॉलर्स हो, उन्होंने फिर यहां से इंस्क्रिप्शंस को और टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया। यहां से इन लोगों को यह भी समझ में आया कि इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट को जिस लिपि में लिखा गया है, एक बार बस आपको इतना करना है कि वो लिपि समझ लो, एक बार आपको स्क्रिप्ट समझ में आ गई, उससे भाषा एक बार आपके पल्ले पड़ने लगी, तब जिस किस्म के आपके सामने रहस्य और रोमांच निकल कर आएंगे उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई आप डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। यही चीज फिर इन्होंने आगे बढ़ाई, और जितने भी दूसरे आपकी भाषाएं या दूसरे आपके दूसरे अलग अलग क्षेत्र से आपको इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे, कॉइन्स मिल रहे थे, उनके डिसाइफरमेंट के ऊपर जोर दिया गया। ठीक है जी। और यहां से फिर भारत की जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, अलग अलग टाइम पीरियड में जो राजा हुए, उनके बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती चली गई, उनके बारे में हमको काफी कुछ पता चलता चला गया। तो दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties
दैट रूल द सब कॉन्टिनेंट। तो एक बार जब ये हो गया, उसके बाद में फिर इसी पर्टिकुलर पैटर्न को पकड़ा गया, जहां पर इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, जहां पे टेक्स्ट मिल रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में मिले, किसी भी स्क्रिप्ट में मिले, किसी भी भाषा में मिले, उसको किसी भी तरह से डिसाइफर करो और उसकी मदद से फिर जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर डायनेस्टीज थी कुछ टाइम पीरियड में, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी भी कालखंड में रूल किया था, सबके बारे में एक के बाद एक के बाद एक सबकी कुंडली खुलती चली गई और सबके बारे में हमको जानकारी हासिल होती चली गई, सबके बारे में हमको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती चली गई। इसका नतीजा ये निकला, as a result, the broad contours of political history were in place by the early decades of the 20th century। 20वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या, 1900 लगते लगते 1901 1902 आते आते हुआ ये कि भारत के इतिहास के जो मोटे मोटे एस्पेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो आपके इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहे हैं, अलग अलग कालखंड में जो बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, कम से कम उनके बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन थी। छोटे रूलर्स के बारे में ज्यादा पता हो ना हो, मगर किस टाइम पीरियड में कौन आपका बड़ा रूलर आया, मौर्य के बाद में कौन था, उसके बाद में फिर कौन आया, गुप्त साम्राज्य के में कौन कौन प्रोमिनेंट रूलर्स रहे, हर्षवर्धन कौन था, बीच में आपके हूण आए, हूण आए या फिर शाकाज आए या फिर कनिष्क कौन था, ये सारी बातें आपको पता चलती गई और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन बनने लगी कि यार इस टाइम पीरियड में ये राजा हुआ, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया। एंड बड़े बड़े जो आपके ब्रॉड कंटूर्स थे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो सन 1900 शुरू होते होते अंग्रेजों ने कम से कम खोद के निकाल दी और हमारे पास में हमें ये सवाल कि हम लोग कौन हैं, हम कितने पुराने हैं, हम कितना पीछे तक जाते हैं, उसका कम से कम एक चैप्टर जो है उसका लिखा जाना शुरू हो गया। इस टाइम पीरियड पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी खोज हो गई थी और उसको और अंडरस्टैंड किया जा रहा था। 1921 1923 आते आते इनको पता नहीं चला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। तो अभी इन लोगों का मानना यह था कि ये छठी शताब्दी के आसपास से ही भारत का इतिहास शुरू होता है। वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके और 3000 साल पहले चली गई, तब इनको भारत का इतिहास 5-5.5 साल पहले शुरू करना पड़ा। मगर जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी इस टाइम पीरियड में, इन भाई लोगों का मानना यह था कि भारत का इतिहास छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से शुरू होता है या फिर इस टाइम पीरियड से पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इंडिया की शुरू होती है। तो ये सारा का सारा जो हिसाब किताब है 1900 सन 1901 1902 आते आते इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपकी डेवलप होना शुरू हो गई थी। चले तो आगे बढ़ते हैं। Subsequently, scholars began to shift their focus to context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economic and social developments। तो जब एक बार आपको बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पर यह समझ में आ गया कि कौन कौन से राजा हुए और किस टाइम पीरियड पे किसने रूल किया है एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री की एक लीनियज बन गई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, इसके बाद में दूसरा काम यह हुआ कि इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलग अलग कंटेक्स्ट को स्टडी करना शुरू किया। अलग अलग जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं एक राजा का अपनी प्रजा के साथ में, अलग अलग वक्त में जो पॉलिटिकल कंपल्शंस आते हैं जिसके चलते आपको जंग लड़ना पड़ती हैं, आपको कई किस्म के कठोर जो है निर्णय उठाना पड़ते हैं, कई सारी चीजें करना पड़ती हैं। क्यों आपने किसी से वॉर लड़ा, क्यों आपने अपने प्रजा के ऊपर अत्याचार किया, क्यों आपने अपनी प्रजा के साथ में ये पर्टिकुलर चीज करी, क्यों आपने ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करवाया, क्यों आपने ये शिलालेख लिखवाया, इस तरीके के सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक नए कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश की गई। अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट से इन्वेस्टिगेशन किया गया और अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। खास तौर पर आपके जो पॉलिटिकल चेंजेस होते थे, जो सत्ता में परिवर्तन आते थे, एक राजा को हटाकर अगर कोई दूसरा राज करने लगता था और आपस में जो सिविल वॉर हो जाते थे आपके राजकुमारों के बीच में और लड़ मरते थे वो आपस में, तो ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे इनका इकोनॉमिक्स के साथ में और सोशल डेवलपमेंट के साथ में क्या लेना देना था। जो हमारे देश में नए रिलीजन्स का निर्माण होना शुरू, नए रिलीजन्स का उदय हुआ, बुद्धिज्म डेवलप होता है, जैनिज्म डेवलप होता है और भी कई सारे तरीके के सेक्ट्स वगैरह डेवलप होना शुरू होते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, इससे समाज में बदलाव आ रहा है, सोशल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार बढ़ रहा है, अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ आपके कह सकते हैं ऑक्यूपेशन डेवलप हो रहे हैं, उससे आपकी इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपकी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, एक राजा को हटा के कोई दूसरा आ रहा है, दूसरे के ऊपर कोई तीसरा हमला कर रहा है। तो ये सवाल कि क्या ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, आपस में जो राजकुमार लड़ मर रहे हैं या फिर आपस में राजा एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे का अंपायर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, एक का राज्य वो अपने राज्य दूसरे के राज्य में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका उस टाइम पीरियड में जो आर्थिक बदलाव हो रहे थे, जो सोशल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इनके साथ में कोई लेना देना है? अगर है तो किस तरीके से है, कितना ज्यादा है, किस तरह से इन दो चीजों ने पॉलिटिकल चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया? इन सारे सवालों के जवाब भी जो है तलाशना शुरू किए जाने लगे। कई बार आपको सवालों के जवाब बड़ा आसानी से मिल जाते थे, कई बार आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि सवाल जो है थोड़ा सा पेचीदा होता था, तो जवाब भी बड़ा टेढ़ी खीर सा निकल कर आता था। बट वक्त के साथ में स्कॉलर्स को समझ में आने लगा कि ये जो लिंक्स हैं कई बार तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, कई बार आपको इसका जवाब बड़ी सिंपली मिल जाता है, बट हर बार ये इतना सिंपल जवाब नहीं होता और इतना डायरेक्ट जवाब नहीं होता। आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट कई सारे एविडेंसेस को अलग अलग एस्पेक्ट से स्टडी करना पड़ता है और तब जाकर आप पूरा जवाब नहीं तो कम से कम उसकी एक अंडरस्टैंडिंग या उसकी एक अटकल जो है वो डेवलप कर सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग भी स्कॉलर्स को यहां से मिलना शुरू हुई। चलें आगे बढ़ते हैं।